Hi and welcome back to Enthusiastic, a platform of collaborative talks. आज मैं आपको एंथी टॉक पे एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने लाइफ को नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाया है। इन्होंने बताया है कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ को वो मीनिंग दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। आज जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनमें एक बचपना भी देखेंगे, उनमें एक मैच्योरिटी भी देखेंगे, उनमें एक एक्सपीरियंस भी देखेंगे। तो लेट मी शो यू somebody say very very special for us. This is Mrs. Rashmi Jain, जिनको हम आत्मरश्मि आंटी बोलते हैं। So hello and welcome आत्मरश्मि आंटी on the Enthu Talk platform. थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे पता आप काफी बिजी रहते हैं चीजों के साथ, फिर भी आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, तुम्हें थैंक यू कि तुमने मुझे इस लायक समझा। आप तो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है आंटी। अभी जैसे जैसे हम आपसे बात करते जाएंगे और ऑडियंस को पता चलता जाएगा कि आप कितना कुछ कर चुके हैं और कितना कुछ देख चुके हैं, तो इतना इंस्पिरेशन मिलेगा। आई एम श्योर सब लोग इसको वर्थवाइल समझेंगे आपका आना यहाँ पर। होप सो। मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी दुखी ना रहे इस दुनिया में, सब खुश रहे बस। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आपके परिचय से। बताइए आपका परिचय। मैं रश्मि जैन दिल्ली से हूँ। वैसे अब फरीदाबाद में हूँ शादी के बाद। 3 मेरी बेटियां हैं, सब मैरिड हैं, सब सेटल्ड है। तो अब मैं फ्री हूँ अपने लिए। ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, संस्कृत ऑनर्स किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बाकी कोई जॉब नहीं की कभी। हाउसवाइफ की जॉब ही बहुत बड़ी है मुझे लगता है। करेक्ट आंटी, बहुत बड़ा जॉब है। वो किया है बस। ओके आंटी, अब आपने संस्कृत भी किया, लेकिन फिर जॉब क्यों नहीं किया? जॉब क्योंकि हमारी फैमिली में जॉब की परमिशन नहीं होती थी लड़कियों को। अग्रवाल फैमिलीज, जो बढ़िया फैमिलीज होती हैं, मेरे पापा का ये कहना था कि तुम पढ़ लो जितना मर्जी, तुम्हें जितनी डिग्री चाहिए। वो मुझे पीएचडी तक कराने के लिए इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मुझे संस्कृत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और लेकिन जॉब के लिए कभी मत कहना। तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने कभी पढ़ाई की तरफ भी इतना ध्यान नहीं दिया कि जब जॉब ही नहीं करनी तो फिर क्यों इतना मैं अपना दिमाग खराब करूं। मैं अपनी मौज मस्तियों में ही लगी रही। तो आपको बुरा लगा कि जॉब नहीं करने देंगे, या ठीक लगा कि ठीक है नहीं करनी तो नहीं करनी? नहीं, उस समय तो समझ नहीं थी बिल्कुल भी। हमारे टाइम की लड़कियां आज के टाइम की लड़कियों जैसी स्मार्ट नहीं होती थी। मैक्सिमम, मतलब कुछ होती भी थी, पर मुझे उतनी समझ ही नहीं थी कि लाइफ में कैसे कभी जरूरत पड़ सकती है। एजुकेशन होगी तो कभी जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन बस मैं अपनी मौज मस्ती टाइप की लड़की थी। और फिर मैंने पढ़ाई को सेकेंडरी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपनी मस्तियों को नहीं छोड़ा। हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कभी कि शायद मैं करती, पर अब तो मुझे वो भी फील नहीं होता। मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि डिग्री एक रद्दी के टोकरे में बंद हो जाती है। उनकी जो जॉब नहीं करते, जो जॉब करते हैं उनके लिए काम आती है। बाकी सब कूड़े में चली जाती हैं। कौन पूछता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं बाद में चलकर, है ना? तो अभी जो आप कह रहे हैं मैं मौज मस्ती करती थी, क्या करते थे? मौज मस्ती मतलब अपने शौक पूरे करना, फ्रेंड्स के संग में घूमना फिरना, गपशप करना, खाना पीना, मनपसंद कपड़े वैरायटी खरीद के पहनना, इस टाइप की थी मतलब। वो मैंने नहीं छोड़ा अपना कभी भी। और थोड़ा शादी के बाद थोड़ा चेंज तो सबकी लाइफ में आता ही है, तो मेरे में भी आया, कुछ नया नहीं था। तो तभी मुझे एक फेज पे लगा कि काश मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी होती। पापा पीएचडी कराना चाह रहे थे तो शायद मेरे काम आती। लेकिन वो भी एक फेज था। फिर बाद में बहुत कुछ सिखाती है लाइफ, सबको सिखाती है अगर कोई सीखना चाहे तो। नहीं सीखने वाले तो नहीं भी सीखते हैं, मगर मैंने सीखा। और फिर अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने जॉब नहीं की। तो जो मैंने आज अपने लिए अचीव किया है अपने अंदर में, वो ही चाहिए होता है। जॉब भी क्यों करती हैं लड़कियां? खुशी के लिए, कि भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी तो उनको हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने मर्जी से जी पाएंगी, कोई उनके आगे बोल नहीं पाएगा ज्यादा, है ना? वो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया जॉब नहीं की। तो जो आज पाया है वो नहीं पा पाती, टाइम ही नहीं मिलता उतना। और बच्चों के साथ जो मैंने एक एंजॉय किया है उनका बचपना, वो भी शायद मैं मिस कर देती।
तो ट्रू आंटी, हम लोग काफी सारे लोग इसी रिग्रेट में चले जाते हैं कि मैंने जॉब नहीं किया, मैंने पढ़ाई को यूज नहीं किया, ये सब में चले जाते हैं। बट आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि हमें जो अपने लिए करना होता है शायद हम वो नहीं कर पाते जॉब के साथ। हाँ, तो उसमें जॉब आपके में क्या आस होता है। हाँ बोलो। आपके आसपास में आपने कंजर्वेशन बहुत देखा लोगों के एटीट्यूड में लड़कियों की तरफ, जैसे आप कह रहे थे कि जो बैकग्राउंड में था लड़कियों को जॉब नहीं करने दे रहे थे, हाँ हाँ। और काफी कंजर्वेशन देखा होगा आपने। तो आपका हम्म। क्या एटीट्यूड था उस टाइम पे इस सब चीज की तरफ? नहीं, जॉब की तरफ एक्चुअली मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। शायद यूं कहो कि मैं भी उसी नेचर की थी कि मुझे जॉब पसंद नहीं था, किसी के अंडर में काम करना मुझे पसंद हम्म। नहीं था। लेकिन फिर जो भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत तरह के फेजेस आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। तो अच्छे में तो किसी को कोई प्रॉब्लम कभी होती नहीं है, ना हुई है ना होती है ना होगी, पर प्रॉब्लम आती है बुरे में भी। तो वहां मैंने जो सोचती थी, मेरी जो सोच थी, पहले तो मैंने अपनी बेटियों में अपने आप को पूरा डिवोटेड रखा। मैंने उनको एक मिनट भी इग्नोर नहीं होने दिया। और मेरी ये इच्छा थी, कभी जो मुझे लगता था कि काश मैंने भी आगे पढ़ाई की होती, ग्रेजुएशन से आगे, तो मैं भी आज कुछ सोच सकती थी अपने बारे में, जॉब कर सकती थी। तो मैंने वो चीज है ना अपनी बेटियों में पूरी करनी चाहिए, वो कमी कि भाई ये नहीं किसी तरह से वो लाइफ जिएंगी जो हम लोगों ने जी ली, हमारे टाइम की लड़कियों ने वो नहीं जिएंगी ये। तो मैंने उनको बहुत, उसके लिए उनको मैंने बहुत फोर्स भी किया, डांट डपट के भी, हर तरह से मैंने उनको पढ़ाई में रखा। और जब थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर इनको जो फील्ड जिसको चाहिए था उसको उस फील्ड में एडमिशन कराने में भी मैंने एक दो जगह मैंने अपने हस्बैंड का भी विरोध किया कि नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने क्या किया था, मैं संस्कृत में तो थी इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा, सब्सिडियरी होता था, तो सब्सिडियरी में पॉलिटिकल साइंस था, एक हिस्ट्री था, और मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, रट्टाफिकेशन था टोटल। तो हमारे घर के पास एक और लड़की थी, मेरे ही सब्जेक्ट की, मेरी ही क्लास की, तो उसके पास हिस्ट्री था। उसकी मम्मी के इन्फ्लुएंस में आकर मेरे पापा ने मुझे फोर्सफुली हिस्ट्री दिला दिया। तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं नहीं पढ़ पाई उसको, हिस्ट्री को। मुझे बहुत मतलब वो मिस करती हूँ मैं वो। उस समय किया मैंने मिस की, काश मैं भी और कर जाती। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों के ऊपर कोई प्रेशर हो कि उनको उनकी इच्छा के अलग कुछ पढ़ना पड़े। तो जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए था वो दिलाया उनको, और वो बहुत अच्छी, तीनों आज बहुत अच्छी सेटल्ड है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी जो सब्जेक्ट चाहा वो लिया। तो मुझे वाह। उस चीज का नहीं, जॉब का। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं जॉब करती तो शायद मैं अपनी बेटियों के साथ उतना जस्टिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि लेडीज के ऊपर घर भी देखना होता है, मेहमान भी देखने हैं, समाज भी देखना है, ऊपर से वर्क प्रेशर। फिर ये नहीं कि तुम ऑफिस गए, काम खत्म हो गया, घर में फ्रेश, ऑफिस की भी टेंशन घर लेकर आती है। हम्म। तो वो सारी प्रॉब्लम्स से मैं बची रही। मैंने अपने को भी ध्यान दिया, योगा वगैरह किया, और जैसे लड़कियां करती हैं, कुछ हस्बैंड से छुपा छुपा के भी घूमा फिरा, सब किया मैंने, मस्तियां सब तरह की। तो वो मैंने एक अलग तरह से एंजॉय भी किया अपनी लाइफ को। ओके, इसलिए हाँ। वेरी नाइस। सो व्यूअर्स, मैं आज आपको आत्मरश्मि आंटी से मिलवा रही हूँ। अभी उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत छोटा सा 10% शो किया है हमें कि वो कैसी थी और क्या कैसे कैसे चेंजेस आए उनके अंदर। बट स्टे ट्यून, बिकॉज आपको मैं उनके ऐसे ऐसे पहलू से मिलवाने वाली हूँ कि आप सोचेंगे एक ही इंसान में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए, एंड लेट्स मीट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपकी शादी हो गई, सो हाउ वाज लाइफ आफ्टर दैट? शादी के बाद देखो, हमारी फैमिली में तो होता है ना कि अभी मैंने बताया कि लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मेरा भाई भी एक ही था, और इकलौता बेटा बनिया परिवारों में जहाँ हो जाए, तो समझ सकते हो कि लड़कियों की 5 बेटियां और एक बेटा, तो वो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता था सबकी तरफ से। तो मुझे एक ड्रीम हो गया था अंदर ही अंदर कि मेरा भी घर होगा, मैं अपने तरीके से घर को रखूंगी, सजाऊंगी, सब करूंगी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि शादी भी तो बनिया में ही होनी है ना। तो, तो जैसे बेटी वैसी बहू, तो यहाँ आकर के भी मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाई। तो इसलिए शादी के बाद वो जो सब लड़की के लाइफ में चेंज आता है, वो मेरे में भी आया। पर बात वो नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या चेंज आया, बात वो है कि जो भी चेंज आता है उसमें हमें अपने आप को कैसे टिका के रखना है। और ऐसा नहीं कि उस समय पर मुझे भी डिप्रेशन बहुत आते थे, जैसे आजकल सुनती हूँ लड़कियों को। उसका रीजन मैं बहुत खोजी बुद्धि की होती थी।
और मुझे लगता है कि हर एक लड़की को या लड़के को, सबको होना चाहिए, सबको अपने अंदर से क्वेश्चंस उठाने चाहिए। क्वेश्चंस बाहर से नहीं ढूंढने चाहिए, क्वेश्चन अंदर से उठाओ, जवाब भी अंदर से मिलेगा। क्योंकि हम जहां जाते हैं ना, कोई भी हमारी नेचर का परफेक्टली नहीं मिल सकता, 19-20 इधर उधर होगा ही होगा, और हमें उन्हीं के बीच में सरवाइव करना पड़ता है। वो हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उनमें हमें कैसे खुश रहना है, मेन पर्पस है खुश रहना है। तो वो चीज मैंने अपनी लाइफ से ही सीखी, और एक चेंज आया लाइफ में ऐसा कि लगभग 15-16 साल के बाद शादी के, मुझे मंदिर में, मैं कभी मंदिर तो जाती नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत टाइम के बाद एक आध बार गए, तो वहां मुझे मौका मिला। तो एक लेडी मुझे मिली जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। तो उसी ने मुझे थोड़ा सा धर्म बताया। मैं स्पेशली जैन धर्म की बात नहीं करूंगी, एक वास्तव में धर्म क्या होता है वो उसने मुझे समझाया। तो मैंने उस नजरिए से जब देखना शुरू किया, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे लगा कि मैंने आज तक एक ही पहलू देखा था सिक्के का, दूसरा पहलू तो अनदेखा ही रह गया। तो वो क्या है, उस मैं आर्टिकल्स लिखा करती थी, पोएट्रीज लिखती थी और पैरोडीज लिखती थी, कुछ जोक्स भी लिख देती थी और इधर उधर छपवाती रहती थी बुक्स में। तो उसने मुझे ये वर्ड बोला कि सारी जिंदगी लिख लिख के खत्म कर देना, ये मत सोचना कि मैं कौन हूँ। बस मुझे उसका एक ये वर्ड छू गया कि मैं कौन हूँ, इसने ऐसा क्यों बोला। मुझे पता है मैं रश्मि हूँ, मैं किसकी वाइफ हूँ, किसकी बेटी हूँ, किसकी माँ हूँ, मुझे सब पता है। फिर भी इसने ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो ये लेडी पागल तो है नहीं। तो मैंने वो चीज को अपने अंदर बहुत गहराई से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हर चीज में मुझे कभी लगता था मेरे बच्चे, तो मुझे लगता था मेरे बच्चे, तो फिर मैं कौन हूँ। इस तरह से क्वेश्चन लगते लगते तो एक दिन मेरी लाइफ में चेंज आ गया और मुझे आंसर भी मिला मेरे अंदर से कि मैं कौन हूँ वास्तव में। और मैंने इस नजर से देखना शुरू किया कि फिर मैं कुछ और हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ शरीर में, तो क्या करने आई हूँ? सिर्फ खा पी के मौज मस्ती करने के लिए तो नहीं आई हूँ। कुछ तो एम होना चाहिए लाइफ का। ये तो सब करते हैं, पेट भरना, तन ढकना, सब करते हैं। पशु पक्षी भी अपना पेट भर ही लेते हैं। फिर मेरी लाइफ का क्या एम होना चाहिए? तो मुझे आंसर मिलता था कि सुखी होना है मुझे। अब सुखी होना है तो सुख में और खुशी में बड़ा अंतर है। खुश तो कोई भी हो लेगा, एक एक मोमेंट पर खुश हुआ जा सकता है, लेकिन सुख का संबंध अंदर से है। सुखी हम तब कह सकते हैं जब हमें कोई भी बाहर की परिस्थिति इफेक्ट नहीं कर सके। हम सुखी माने हर परिस्थिति में न्यूट्रल हैं, हम शांत हैं अंदर से बेचैन नहीं है। तो वो चीज मैंने पकड़ी। उसके बाद आया ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में, बहुत चेंज आया। तो आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कहाँ तो वो अपनी मौज मस्ती और फिर घर के अंदर बंद हो जाना, और कहाँ से उनको एक इंट्रोस्पेक्शन मिला कि मैं कौन हूँ। कहीं पे किसी से टकरा गई और एक क्वेश्चन रेज हुआ कि मैं कौन हूँ, और उस क्वेश्चन ने उनको वो बनाया है जो वो आज है। और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते ऐसा नहीं हुआ कि वो ओवरनाइट आंसर मिला इनको। इन्होंने उसके पीछे बहुत स्ट्रगल किया उस आंसर को ढूंढने के लिए कि मैं कौन हूँ। और अभी आपने सुना कि खुश होने में और सुखी होने में बहुत फर्क है। जस्ट गिव ए एनालिसिस टू दिस कि कितना फर्क है दोनों में, खुश होना और सुखी होने में कितना फर्क है। तो आत्मरश्मि आंटी की स्टोरी सुनते सुनते मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट होंगे कि कहीं ना कहीं आप भी ये क्वेश्चन खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है। हम सब यहाँ इस लाइफ में एक पर्पस के लिए आए हैं, तो उस पर्पस को ढूंढिए अपने। ओके आंटी, तो आपको कैसा लगा जब आप अपने घर से बाहर एसोसिएट हुए लोगों के साथ, कुछ अलग लोगों से मिले, कुछ अलग विचार लिए, कैसा लगा आपको? अब ये चेंज कैसा था? हाँ देखो, जब पहले मैं बहुत सोशल होती थी, मैं पहले बाहर निकलती थी, और हर कोई होता है सोशल, तो मैं बाहर निकलती थी तो मेरी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं इधर की उधर चुगलियां करूं या मैं किसी की बैक बाइटिंग्स करूं, वो मेरा नेचर था ही नहीं। लेकिन मुझे ज्यादातर ऐसे ही लोग मिले, जैसे मैंने अभी बोला कि 99% लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, आप मुझे ही नहीं सबको मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, घर में रह लो, समाज में, सब जगह। तो अब मैं भी पहले परेशान होती थी, मुझे भी नहीं आता था लोगों को टैकल करना। मुझे लगता था कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर और मैंने कुछ कहा तो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी जैसा इन्होंने उसका मीनिंग निकाला है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो सब सोचते सोचते मुझे भी थोड़ा डिप्रेशन आता था। और लेकिन फिर वो जो जब मैंने ये फील किया कि मैं वास्तव में
हूँ कौन। तब मेरे को लगा कि नहीं, मेरी ही सोच गलत है और मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं जहाँ जाऊंगी मुझे मिलेगा। अब देखो, जैसे हम लोग स्टोर्स में जाते हैं, खासकर फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको नॉन वेज भी दिखाई देता है ना, सामने होता है, पर वो उस तरफ नहीं जाते। सामने से निकल के भी जाएंगे, तो मैं भी इवन कभी जाती हूँ तो मैं सामने से निकल के जाती हूँ, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपनी चीज उठाते हैं और आ जाते हैं। इसी तरह हमें लाइफ में जो भी मिलेगा, हमें किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैंने ये सीखा कि शिकायत हम जितने, और ना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अगर हम क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे ना, सामने वाला अगर समझदार होगा, हमें समझता होगा, तो उसे हमसे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं समझता होगा तो वो हमारे ही क्लैरिफिकेशन में से और आर्ग्यू करेगा हमसे, पॉइंट्स ले लेकर के। इस तरह हम और उलझ जाएंगे। तो वो सबसे मैंने अपने आप को समेटना शुरू किया। और सोशलिज्म जो मेरे अंदर था पहले, वो जरूर मैंने छोड़ा, थोड़ा काफी टाइम के लिए छोड़ दिया। मैं बिल्कुल रिजर्व हो गई, यूं कहो कि अकेली। बाहर अंदर से तो मैं अकेली पहले ही होनी शुरू हो गई थी, जब मैंने ये फील किया कि मैं अकेली पैदा हुई हूँ। माँ के पेट में किस तरह मैं 9 महीने कीचड़ में, ब्लड में पड़ी रही। वहां कौन था, माँ थी ना, पर उनको नहीं पता मैं कितने दुख भुगत रही हूँ अंदर। आज हमें कोई कीचड़ में रख के देखे, 1 सेकंड रहने को तैयार नहीं होंगे, और वहां हम रहे। इस चीज से मैंने ऐसे एनालाइज करना शुरू किया कि बर्थ को हम इतना सुखी खुश वाली एक वो मानते हैं मोमेंट, पर उसके अंदर जो पेन हमने सहन किया है वो नहीं कोई समझता। उसका कारण क्या था? मेरा अज्ञान। तो मैंने इस तरह सोशलिज्म से पहले अपने आप को ब्रेक दिया, ताकि मैं अपने आप को और गहराई से समझ सकूं। यही मेरा एक तरह का मेडिटेशन था। आंख बंद करके बैठना, सांसें देखो, वो सब मेडिटेशन मुझे नहीं लगता कि वो सही मेडिटेशन है। एक हमारे सामने एम नहीं होगा जब तक हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच करके मैंने समेटा। फिर एक फेज ऐसा आया कि मुझे इतनी आदत पड़ गई अकेले रहने की, बहुत अकेले रहने की, मुझे भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं आती थी। फिर थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कई साल मतलब 16-17 साल बीत गए इसी तरह, मैं जंगलों में भी अकेली रह लेती थी और बड़ी खुश रहती थी, बहुत चीयरफुल। तो उसका कारण क्या, मैं पेड़ पौधों से, एनिमल्स से, स्विमिंग करने जाती हूँ तो पानी से, उनसे मैं बातें करती हूँ। लोगों को लगेगा अकेली कैसे रहती है, पर मैंने सोशलिज्म वहां से हटाकर यहाँ डाल दिया, नेचर में। मैंने नेचर से बात करनी शुरू की। तो इस तरह, अब कैसे बात शुरू की वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो सब मैंने किया। फिर एक फेज आया कि मुझे लगा नहीं यार, मुझे दोबारा से मिलना जुलना चाहिए लोगों से, वरना क्या पता कोई, जैसे मैं उस लेडी के संपर्क में आने से चेंज हुई एकदम, मुझे रास्ता मिला, क्या पता कोई और भी प्यासा एक बैठा हो मेरे कांटेक्ट में आने से, शायद उसको भी कुछ फायदा मिल जाए। तो ये सोच करके मैंने वापस से सोशल होना शुरू किया। लेकिन वापस मैंने वो ही एक्सपीरियंस गेन किया कि क्योंकि मैंने ये देखा कि नए रास्ते पर मैं चली हूँ, लोग नहीं चल रहे हैं, लोग वहीं के वहीं हैं जहां पहले थे। तो उनका नजरिया भी वही है जो पहले था, तो वो मुझे अभी भी उसी नजर से देखते थे, सेम। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रिटिसाइज करना, ये और वो 50 तरह। तो मुझे लगा नहीं यार, मेरा पहला रास्ता अच्छा था। और वो इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरा डिप्रेशन जो पहले आता था वो खत्म हो गया था एकांत से, अकेलेपन से। और मेरा एकांत ओढ़ा हुआ नहीं था। अगर ओढ़ा हुआ होगा ना तो आप वहां पर भी डिप्रेशन में जाओगे। वो नहीं था। अपने अंदर अगर किसी को पहचान करनी है तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप ये महसूस करो कि आप अकेले में भी खुश रहते हो कि नहीं। अब एक चीज और इसमें बोलूंगी, जैसे भूख लगती है हमको, अकेले अकेले लगती है, अपने को लगती है, लेकिन हम संग साथ ढूंढते हैं कि हमारे साथ कोई बैठ के खा ले, रेस्टोरेंट चल ले कहीं भी। तो उसमें अगर सामने वाले की इच्छा नहीं है या उसको भूख नहीं है उस समय पर, तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे? अपना पेट तो भरेंगे ना। तो उसी तरह अगर खुशी की इच्छा यहाँ हुई है, सुखी यहाँ होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दूसरों का साथ क्यों ढूंढते हैं यार? अकेले में क्यों हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों दूसरों की कंपनी ढूंढते हैं? जबकि ये फैक्ट है, सबकी लाइफ में आज जो भी सुन रहा होगा, हर कोई एनालाइज कर लेना कि आप जब जब जितने लोगों से मिलोगे ना, उतना उतना आपको टेंशन मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने अपने आप को रिजर्व भी रखा और आज ये रास्ता निकाला है कि मैं अकेली भी रहती हूँ, सोशलिज्म भी रखती हूँ अपना,
लेकिन मन से नहीं जोड़ती हूँ किसी से। मन से अपना अलग ये सोचकर मिलती हूँ कि हम सब यात्री हैं, हम फ्लाइट में जा रहे हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं 10-12 घंटे का सफर है, हंस के बिता लिया, बाकी किसी से लगाव नहीं रखना है। इस तरह से मैं मिलती हूँ, सोशल भी होती हूँ और अकेली भी रहती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आती है। वाह आंटी, अगर सब में ये चीज आ गई तो लाइफ कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। सीरियसली, हाँ, जस्ट ये तो इमेजिन बिल्कुल व्यूअर्स, बहुत जरूरी है। बोलो। जस्ट इमेजिन कि वो खुद को उन्होंने एक फेज दिया जहाँ पे वो सबसे अलग होके खुद को पहले समझी थी। वो समझने के बाद वो वापस आई और ये सोचा कि शायद यही चीज मुझे वापस लाइफ को देना है, बट उन्हें फिर वैसे ही इंस्टेंसेस मिले जहाँ पे उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और वहां पे एक फेज आया जहाँ पे इन्होंने ये देखा कि आप डिटैच होकर भी लोगों के बीच रह सकते हैं और लोगों के बीच रह के भी आप खुश रह सकते हैं खुद के साथ। तो अगर ये चीज हम इनकी कहानी से सीख सकते हैं तो आई गेस मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन केसेस जो हम कहते हैं अकेले है कोई बंदा, या ओल्ड एज में जो हम देखते हैं लोग कहते हैं डिप्रेस हो गए, कोई बात करने के लिए नहीं है। और आंटी हमें ये समझा रही है कि आप खुद से भी खुश रह सकते हैं, बिकॉज अगर आपको सच में खुश रहना है या सुखी रहना है तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो दिस इज माइंड ब्लोइंग। सो आंटी की यहाँ तक की कहानी सुन के इतना इंस्पिरेशन आ चुका है मेरे अंदर कि अब मैं फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी ये सब चीजें आ जाए। तो वी विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप जस्ट देखिए कि एंथुसियास्टिक पे आप क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून। ओके, नेक्स्ट आंटी, अब आपने अपना रिलीजन भी बदल दिया था, तो क्या सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया उसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम चाहें कि देखो हर कोई हमें एक्सेप्ट करके चले, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हम भी किसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, सबको नहीं कर पाते ना। जिसके इच्छाएं, देखो सबसे बड़ी बात है इच्छा, और इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वो बाहर से तो चीज बदलती बदलती है, अंदर से इच्छाएं भी बदलती हैं, वो भी एक संसार का शाश्वत नियम है। तो जब इच्छा बदलती है ना, तो पहले वाला व्यक्ति हमें बुरा लगने लग जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है कि किसी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। मैं जब पहले थी, बहुत लोगों को, मेरे ससुराल में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि नॉन चैन फैमिली की बेटी है, तो नहीं, मेरी मदर इन लॉ को ही था, पर उन्होंने खैर मुझे कभी गलत नहीं किया मेरे साथ, ना मुझे जताया, बहुत प्यार से नहीं। लेकिन मुझे पता तो चला ना, तो वो चीज मुझे धक्का तो लगा एक बार को कि मुझे, मैं कोई भाग के तो नहीं आई हूँ, मुझे लगा शादी करके अरेंज मैरिज करके आई हूँ, इस तरह से भी। फिर और भी बहुत सी बातें, तो मैंने ये देखा कि एक एक मोमेंट पर जब इच्छाएं बदलती है ना, और हम किसी इच्छा को पूरी करने में समर्थ हो पाते हैं, किसी को नहीं भी हो पाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम अपनी भी और दूसरों की भी हर इच्छा को पूरा कर पाए। तो अब जहां किसी की इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो जाती थी, तो बड़ा खुश, रश्मि बहुत अच्छी है, बड़ी तारीफों के पुल हो जाते थे। और जहां कोई इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाई या अधूरी पूरी कर पाई, तो वहीं रश्मि बुरी हो जाती थी। तो मैंने ये चीज है ना अपने साथ भी देखी कि मैं भी तो ऐसी ही हूँ। मेरी भी अगर कोई एक इच्छा पूरी कर देता है, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ उस व्यक्ति से और उसकी तारीफों के पुल बांध देती हूँ। और वही व्यक्ति किसी समय असमर्थ हो जाता है, तो मैं कह देती हूँ यार ये क्या है, ये मैंने, मतलब हमें अपने अंदर एनालाइज करने की आदत डालनी चाहिए। मेरा ये कहना है इस पॉइंट से, हर किसी को डालनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सबके इंसिडेंट्स एक ही होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं बस। तो उसमें हर किसी को ये सोचना चाहिए दूसरे को दोष देने से पहले कि यार ये जो कर रहा है वही क्या मैं नहीं कर रही हूँ। जब सेम चीज हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो फिर हम किससे शिकायत करें और क्यों करें। और उसकी कोई चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, तो हम वो चीज अपने अंदर ना आने दें। तारीफ तो तब है, और अगर आ रही है अंदर तो उसको दूर करने की कोशिश करें, ये होना चाहिए। तो वो मैंने किया। फिर क्या हुआ, मैं लिखती थी, मैंने अभी बताया मैं कुछ कुछ लिखा करती थी। तो वही लाइफ के जो कुछ भी घटनाएं दिन भर में जो घटती हैं, अच्छी भी बुरी भी, वो घटनाएं मेरे दिल तक उतरती हैं और उनसे मेरे थॉट्स एकदम आर्ट ऑफ लिविंग कह लो, चाहे रिलीजियस कह लो, उस तरह के हो जाते हैं। तो मेरे लेखनी में भी आ जाते थे छोटे छोटे आर्टिकल्स के रूप में, तो मैं फेसबुक पर लिख दिया करती थी। किसी को पसंद आया, कोई हमारे जैनी भाई हैं, उनको पसंद आए, हम अपरिचित थे दोनों एक दूसरे से, उन्होंने मुझसे बात की कि भाई आपके हम आर्टिकल्स की एक बुक पब्लिश करना चाहते हैं।
मैंने दे दी परमिशन, मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 बुक्स मेरी पब्लिश की। वहां से जो मुझे एक फेम मिला है ना, जो प्रसिद्धि मिली, वो ही मेरे लिए घातक हो गई। वो मेरे पैरों पे बेड़ी बनने लग गई। फिर मैंने वापस समेट लिया अपने आप को, क्योंकि मैं शांति समझ चुकी थी कि शांति कहाँ है। लोगों से मिलने जुलने में, उसमें नहीं है शांति। शांति अंदर, देखो गुस्सा आता है, अंदर से आता है ना, और गुस्से को खत्म करने के लिए शांति का जल चाहिए। आग, क्रोध तो अग्नि है ना, उस अग्नि को बुझाने के लिए शांति का जल चाहिए। तो शांति भी अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी। तो वो चीज मैंने सीख ली थी। इसलिए मैंने जब देखा कि फेसबुक पर फोटो डाल रही हूँ, तो वो फोटो, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, मॉडर्न जीन्स क्यों पहनती हो, ये सब बातें, ये क्यों खाती हो, वो क्यों खाती हो, तो मुझे लगा यार मेरी लाइफ में इसका धर्म से क्या संबंध आ गया। मैं अगर लेख लिखती हूँ तो वो एक अलग बात है ना, उसको मेरे धर्म से क्यों जोड़ रहे हो। धर्म तो वास्तव में है मोह से लड़ाई। जो हमारे अंदर मोह है ना, उससे लड़ाई, इच्छाओं से लड़ाई। ये अपना ऑपरेशन खुद करने वाली बात है बेटा। बहुत बड़ा है ये काम कि अपना ऑपरेशन कोई खुद करे होशो हवास में। तो वो था। तो मैंने कहा मेरे अंदर की जो शांति है वो मुझे पता है। तो ये ड्रास्टिक चेंज आया। पहले थोड़े लोग होते थे जो मुझे छोटी छोटी बातों के लिए टोका टाकी करते थे। अब प्रसिद्धि बढ़ी तो क्रिटिसिज्म का एरिया भी बढ़ गया। तो वो मैंने फेस किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली वही डिसीजन आया कि नहीं, लोगों से मिलो, पर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, निर्लिप्त भाव से। गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो चीज की फल की इच्छा मत करो। जिसको जो सोचना है उसका जिम्मेदार वो है। मुझे मेरी इंटेंशन पता है और मैं अपनी इंटेंशन की मालिक हूँ, तुम्हारी सोच की नहीं हूँ। तुम मेरी बात को किस एंगल से लेते हो वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैं अगर जानबूझ के बुरा कहूंगी तुम्हें या करूंगी बुरा, तो मुझे गिल्ट होना जायज है, गिल्ट होना चाहिए। पर जब मैं नहीं कर रही हूँ जानबूझकर किसी को हर्ट, फिर भी तुम हर्ट फील कर रहे हो, तो तुम जानो। तो मैं ये सोच करके मस्त ओम इग्नोराय नमः। नया मंत्र आ गया है। तो सब लोग इस नए मंत्र को देखें, इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। और उससे पहले कि मैं आंटी का ये बुक लिखने वाला टॉपिक टच करूं, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आंटी का टच करना चाहती हूँ कि आपको ये सब फेज आने से पहले, जहाँ पे आपने राइटिंग्स अपनी पब्लिश करवाई, उससे पहले आपको एक एस्थमेटिक अटैक आया था और आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो उस एक एपिसोड से लाइफ में क्या चेंज आ गया? हाँ, वो भी बहुत बड़ा चेंज था। मेरी बेटियां तीनों छोटी थी और स्कूल में ही पढ़ती थी। तो बहुत सीवियर अटैक आया। 3 दिन हॉस्पिटल में रखा, आधा घंटा तक ऑक्सीजन पे रखा, उसके बाद जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ। तो मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए खाना बना करके देख के घर में पहुंचा जाती थी। बच्चों के टिफिन, मेरे हस्बैंड का खाना, सब इकट्ठा सुबह सुबह कैस्ट्रॉल भर के मेरे घर पहुंच जाता था। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार मैं इतनी डिपेंडेंट कैसे हो सकती हूँ, और सिर्फ किस लिए, एक जबान के लिए। एक जबान पर काबू नहीं था। खाने पीने की बहुत शौकीन थी, मम्मी पापा के घर में ऐसा ही मिला। बहुत खाने के शौकीन थे लोग, वो मुझे भी मिला संस्कार। तो मैंने सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो दूसरे लोग खाना दे दे के जा रहे हैं, तो मुझे एक वो बेगिंग सा लगता था कि मैं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अब अपने आप को कंट्रोल करना है, कुछ भी हो जाए। मेरे लिए भी अच्छा है कि मेरा अस्थमा कंट्रोल होगा, और बच्चों के लिए भी अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। तो ये सोच करके मैंने हॉस्पिटल से आते ही पहला काम ये किया, मैंने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल किया और नेचुरोपैथिक को अपनाया। नेचुरोपैथिक की डाइट मैंने अपनाई। करीब करीब मुझे समझो 15 साल हो गए नेचुरोपैथी पे रहते हुए। मैं अभी भी सब खाती पीती हूँ, फ्राइड भी खा लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, छोड़ा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी ओकेजनली घर में मेन अपनी डाइट जो है वो मैं नेचुरोपैथी की रखती हूँ। खूब सैलेड्स खाना, फ्रूट्स खाना, जूसेस पीना, वेजिटेबल हर्बल जूसेस, ये सब रखती हूँ। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला कि मैं अपने जो एक क्रॉनिक डिजीज है अस्थमा जिसे कहा जाता है, ये दमादम के साथ जाता है, उस पर मैंने जीत पाई काफी। मुझे उतना सीवियर अटैक उसके बाद आया ही नहीं है आज तक। और ये बात है लगभग 28 साल पुरानी बात है। इतने सालों से मुझे वो सीवियर अटैक मैं नहीं जानती। छोटा मोटा कभी पॉल्यूशन के कारण हो तो एक इनहेलर से काम चल जाता है, बस। मेडिसिन भी नहीं खाती हूँ। तो मैंने तो इस चीज को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, और इसीलिए मैं नेचुरोपैथी को भी इतना प्रमोट करती हूँ। मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया अपना,
उसमें अब तो खैर मैं इंटरेस्ट कम लेती हूँ उसमें, पर मैंने उसमें शुरू में काफी डाला है नेचुरोपैथी के बारे में कि हर कोई सीखो। बाहर की हेल्थ भी उतनी जरूरी है जितनी अंदर की मन की हेल्थ जरूरी है। दोनों कनेक्टेड हैं, एक के बगैर दूसरी डिस्टर्ब होगी ही होगी, और सिर्फ एक जबान पे कंट्रोल के लिए। इस तरह मेरी लाइफ में चेंज आया। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीजें। अभी आंटी को देख देख के वो कहते हैं ना, वो लेयर बाय लेयर निकल रही है चीज। एक वो लेयर उठ रही है तो एक नया रूप दिख रहा है, फिर एक नई लेयर उठ रही है और एक नया रूप दिख रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक इनकी स्टोरी जा रही है। एंड अभी मैं आपको इनका वो एक और नया पहलू दिखाऊंगी जो इस सब से भी और बहुत अलग है। और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो अब ये आप लिखते थे, लिखने के बाद आपने बताया आपकी बुक्स को किसी ने पब्लिश किया, तो फिर आपने कंटिन्यू किया क्या लिखना कि हाँ बुक्स पब्लिश हो रही है, मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ, या छोड़ दिया? नहीं, मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया, थोड़े लिखे, लेकिन मैंने आगे फेसबुक वगैरह पर भी डाले नहीं, क्योंकि मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था किसी के लिए नहीं। मुझे लगता है फेसबुक हमारी पर्सनल एक डायरी है। डायरी में तो लिखने में बहुत थकान होती है, कागज भी गल जाता है, खोल खोल के पढ़ना पड़ता है। ये फेसबुक एक ऐसी डायरी है, परमानेंट है, इसमें जब भी तुम्हें कुछ भी निकाल के पढ़ना है पढ़ लो। तो मैंने उस नजरिए से इसको लिखना शुरू किया था। और बाद में जब ये चेंज मिला ना मुझे, कि मुझे समाज की तरफ से भी क्रिटिसाइज करने लगे लोग। लोगों को पता क्या है अनु, एक कोई अगर धर्म के रास्ते पे चल देता है ना, तो लोग उससे बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, और उनको धर्म का स्वरूप ही नहीं पता। उन्हें बेसिकली पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। बस मंदिर जाना, सफेद कपड़े, ब्रह्मचारी होके रह जाना, सिंपल लाइफ बिल्कुल, वो उनको धर्म लगता है। वो नहीं, धर्म का मतलब है अंदर की शांति, वो है धर्म। अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है तो तुम कितने भी मंदिर चले जाओ, कितने भी भजन पूजा पाठ कर लो, सत्संग कर लो, तुम धर्मात्मा नहीं कहला सकते। तो ये है धर्म का मतलब। तो लोगों ने जब उसको लेकर के, जैसे मैंने बताया कि मैं लेख पढ़ करके काफी पॉपुलर हो गई थी, लोगों ने काफी प्रसिद्धि कर दी थी। तो फिर जब मेरी फोटोज देखते थे, एक बार अमेरिका में क्या हुआ, एक स्टोर पर बहुत बड़ा गोभी का फूल मैंने देखा, कॉलीफ्लावर, इतना बड़ा रहा होगा। तो मैंने कभी देखा नहीं था इतना बड़ा कॉलीफ्लावर हमारे इंडिया में। तो मैं एकदम चौंकी। तो मेरे सामने लोग साथ में थे, वो बोले मम्मी आप इसको पकड़ के खड़ी हो, मैं आपकी फोटो लेता हूँ। उन्होंने फोटो ली और वो फोटो भी लकीली बहुत अच्छी आई, तो मैंने वो डाल दिया फेसबुक पे। मैंने तो वो गोभी दिखाने के लिए, हालांकि मैं खुद गोभी नहीं खाती थी, क्योंकि गोभी में, हमारे यहाँ जैनिज्म में क्या होता है, जो जिन चीजों में बहुत कीड़े होते हैं ना, और उनको जिंदा कीड़ों को साफ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो मरते ही हैं सफाई में, तो वो चीजें नहीं हम लोग खाते हैं जनरली, अहिंसा की दृष्टि से। तो मैं भी नहीं खाती थी, क्योंकि गोभी साफ करना मेरे बस की नहीं होता था। तो वो फोटो मैंने डाल दी, लोगों के क्वेश्चन आने शुरू हो गए, आप गोभी खाते हो? तो इस तरह के जब उन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रोल करना चाहा ना, तो वो मैं राइट किसी को नहीं दे सकती। लाइफ मेरी है, उसका कंट्रोल का बटन भी मेरे ही हाथ में होगा, मैं किसी को नहीं दे सकती। तो उसके बाद से मेरे को लगा ये तो यार, ये धर्म वाले लोग भी वैसे ही हैं जैसे और लोग होते थे, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, वैसे ये लोग भी हैं। तो मैं इन लोगों के लिए क्यों अपना टाइम खराब करूं, अपनी आंखें खराब करूं लिख लिख के। हेल्थ तो मेरी खराब होगी ना, तब तो मुझे पूछने को ही नहीं आने वाला। मैंने लिखना बंद कर दिया। थॉट्स मेरे आज भी हैं, वही हैं, लेकिन अब वो मेरे अपने लिए हैं, मैं खुद उनसे सीखती हूँ। बस हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत चाहते थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं आप लिखो जरूर। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई भी, मेरी अब हेल्थ नहीं साथ देती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यूट्यूब पर चैनल बना लो, उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप वीडियोस बनाओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैंने फिर वो किया, तो उसमें मैं वो डालती हूँ अपने जो भी लेख टाइप के, अब वीडियोस के रूप में डाल देती हूँ बोल करके। लेकिन मैं रिजर्व हो गई हूँ, क्योंकि लोगों के साथ में मिलकर के देखो, तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ। एक देसी घी है ना, अब वो अपने आप में सिंगल है, जब तक वो पूरा प्योर देसी घी कहलाता है। लेकिन अगर वो किसी के साथ मिल जाए, ऑयल के साथ मिल जाए, डालडा के साथ, या अपने या दूसरे ही किसी देसी घी के साथ मिल जाए, तो भी उसमें चेंज आ जाता है। तो चेंज कब आता है? जब दो का मेल होता है। तो ये चीज भी बहुत बड़ी एक वस्तु स्वरूप मैंने सीखा है, कि वस्तु का स्वरूप जो है वही उसका धर्म है। तो ये चीज मुझे लगती है कि दूसरों के संग में मिलोगे जितना, क्या करोगे मिलके, बातें तो करोगे ना,
और जब बातें करोगे तो कुछ ना कुछ मुंह से इधर भी निकलेगा, उधर से भी निकलेगा, फिर कहीं क्लैश कर सकती है किसी की कोई थिंकिंग हमारी थिंकिंग से, हमारी उससे, तो वहीं डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। इसलिए रिजर्व रह के बात करो, हंसो, आंख और कान खुले रखो, मुंह कम से कम खोलो। ये सीखा मैंने और अपनाया, तो मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ बहुत। वर्ड्स नहीं आंटी, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूं आपको। मतलब आपकी हर बात में इतना डेप्थ है कि अगर सच में, मुझे लगता है जो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे वो लोग भी इस चीज के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि हर बात में इतना डेप्थ है और हर बात के पीछे इतना बड़ा एनालिसिस है। तो उसको अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेते हैं तो आज हम जिस परेशानियों को देख रहे हैं, जो अनदेखी और अनसमझी परेशानियां हमारी लाइफ में है, वो टोटली वैनिश हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को आत्मरश्मि आंटी की यूट्यूब चैनल दिखाती हूँ और उनकी कुछ बुक्स दिखाती हूँ, देखिए क्या। तो आंटी, आप हर स्टेप पे आपने इतना क्रिटिसिज्म फेस किया, जब आप कुछ नहीं थे, बिल्कुल वो गुमनाम थे, तब भी आप क्रिटिसाइज थे। फिर आपकी बुक्स आ गई, आप इतने फेमस हो गए तो आप क्रिटिसाइज हो गए, और लोगों से मिले तो क्रिटिसाइज हुए, नहीं मिले तो क्रिटिसाइज हुए। इस सब ऑब्जेक्शंस के बीच में आप खुद को मोटिवेट कैसे करके रखते हो, इतना पॉजिटिव कैसे सोच पा रहे हो? क्योंकि देखो, मैंने अभी बोला ना, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। जिसके समझ में आ जाएगी ना, उसका सारा डिप्रेशन, सारा रोना सब खत्म हो जाएगा, गारंटी है मेरी। कि वस्तु स्वरूप को समझो पहले तो शॉर्ट में क्या होती है। जैसे एक पानी को ले लो, पानी है, उसका नेचर क्या है? शीतलता। उसको आग पे रखोगे तुम, बॉयल भी कर दोगे उसको, तब भी वो उस अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। अब ये बात कैसे पता चलेगी? उसको आग पे डाल के देख लो, उबलते हुए पानी को आग पे डाल के देख लो, आग बुझ जाएगी। इससे पता चलता है कि बॉइलिंग स्टेज पर भी पानी जो था वो शीतल ही था। उसका एक, देखो, हर वस्तु के ना दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक परमानेंट नेचर होती है उसकी और एक टेम्परेरी चेंजेबल। तो अब पानी का जो ये शीतलता गुण है ना, ये उसका परमानेंट गुण है, वो कभी नहीं बदल सकता। कितना भी आग पे चढ़ा दो, वो शीतलता को नहीं छोड़ेगा। छोड़ देगा जिस दिन, उस दिन आग नहीं बुझा पाएगा। और ये जो चेंजेबल स्टेजेस हैं, कभी कितना परसेंट गर्म है, कितना परसेंट गर्म है, किसी कलर के साथ मिल गया तो रंगीन दिखने लग जाएगा, चीनी के साथ मिलके मीठा भी लगने लग जाएगा, ये सब उसके चेंजेबल हैं। तो हम दुनिया, हमसे मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, पूरी दुनिया, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम एक ही नजर से देखते हैं सबको, ये चेंजेबल से। हम सिक्के का वो जो परमानेंट पहलू है ना, उसको नहीं देख पाते, पता ही नहीं है किसी को, देखेगा कैसे कोई। तो जब हम ये परमानेंट पहलू से देखना शुरू करेंगे, तो अब जैसे तुमसे मेरी पहचान हुई है, ठीक है, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो दोनों के इंटरेस्ट की हैं, ऑब्वियसली हम बहुत पसंद करेंगे एक दूसरे को। कल को मान लो मेल जोल बढ़ जाता है और फिर कोई हमारी डिजायर क्लैश कर जाती है आपस में, तो वहीं से दो लोगों का मनमुटाव भी शुरू हो जाता है कि नहीं है? तो ये चीज जो है, ये कब दूर होगी? जब हम ये मानेंगे कि नहीं, अनु को उसके परमानेंट, उसका नेचर क्या है, परमानेंट नेचर मतलब कि क्या वो कभी किसी का बुरा कर सकती है, क्या वो कभी किसी के लिए गलत सोच सकती है? नेवर। वो कितनी भी मुसीबत में होगी, वो हेल्प करने आएगी दूसरे की, हेल्पिंग नेचर है। अब डिस्प्यूट कहाँ खड़ा होगा? हमें ये तो पता है कि वो हेल्पिंग नेचर की है, पर अगर कोई सिचुएशन मुझे ऐसी पड़ गई, मान लो कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, और तुम उस समय पर, तुम्हारी भी कोई सिचुएशंस होंगी, तुम नहीं समर्थ हो, मन में चाह रही हो मेरी हेल्प करना, पर नहीं कर पा रही हो, तो वहीं पर सामने वाले के मन में ये आ जाएगा, देखो अच्छी खासी कर सकती थी लेकिन नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने उसके उस परमानेंट नेचर को उस समय खत्म कर दिया अपने थॉट्स में से, कि नहीं वो ऐसी है ही नहीं है। अगर वो नहीं कर पा रही है आज, तो जरूर उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो ऐसी है नहीं कि वो ना करे। अगर इस परमानेंट पहलू को हम ध्यान में रखेंगे ना, तो छोटे छोटे जो मोमेंट्स आते हैं ना सर्कमस्टेंसेस के कारण, वो कभी हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, और ना रिलेशन खराब होंगे, ना हमारी खुशी को खत्म कर पाएंगे। तो ये चीज जो है, वस्तु स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, और इसी को मैंने सीखा है। और मुझे भी, मैं भी अभी कमजोर इंसान हूँ और सबकी तरह, कभी कुछ गलत होता है मेरे साथ भी, मुझे भी बहुत गलत लगती हैं बातें, तो मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी होती हूँ, नाराज भी होती हूँ,
और फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार वो व्यक्ति तो ऐसा है ही नहीं, उसने जिंदगी में कभी मेरा हार्म नहीं किया कुछ भी। तो आज अगर कुछ बुरा उसके थ्रू हो पा रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, अनजाने में भी तो हो सकता है ना। अब हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, हम खुद करते हैं ना, अच्छा देख के करते हैं, फिर भी लॉस तो होते हैं ना, तो वहां हम किसको दोष दें। तो इस तरह दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए, वस्तु स्वरूप से विचार करना चाहिए, तो खुशियां बनी रहेंगी, कंप्लेंट्स जितनी कम होंगी, खत्म ही हो आप जाएंगी इतना कंप्लेंट। सहज होके कैसे सोच रहे हो आंटी? इतना सहज होके सोचना और चीज को इतना सिंप्लीफाई कर देना, तो फिर तो लाइफ में किसी के कुछ आर्गुमेंट्स ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल, लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी। और एक बात और बताऊं, जैसे आप रोज गार्डन के आगे से जा रहे हो, तो वहां आपको रोज के पास नहीं जाना पड़ेगा उसको स्मेल करने के लिए, खुद ब खुद उसकी स्मेल दूर तक आएगी। और हम क्या गलती करते हैं, हम दूसरे में चेंज देखना चाहते हैं कि भैया तुम ये चेंज करो अपने अंदर, हम तो यूं के यूं बने रहना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमसे भी तो किसी को कुछ चेंज की एक्सपेक्टेशन होगी, तो हम भी तो कुछ चेंज करें। पर नहीं, तुम चेंज हो जाओ, हम तो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। तो और अगर हम अपने में चेंज कर लेंगे ना, तो वो रोज गार्डन वाली बात सिद्ध हो जाती है। हम जहां जाएंगे अपने आप महकेगा, अपने आप इंसान, हमारी पर्सनैलिटी अपने आप ऐसी बन जाएगी ऑटोमेटिकली कि हर कोई हमसे बात करना चाहेगा, भागना नहीं चाहेंगे लोग हमसे। तो वो चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लाइफ। अगर हम मैंने एक बार बहुत साल पहले मेरी सिस्टर के घर में कैलेंडर पर एक बात पढ़ी थी, उसमें लिखा था मनुष्य जैसा व्यवहार अपने लिए पसंद करता है, वैसा ही उसे दूसरों के साथ करना चाहिए। वो लाइन आज तक मेरे माइंड में है। और इन सब बातों को मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ के छोड़ती नहीं हूँ, मैं उनको अप्लाई करती हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ये चेंज देख रहे हो। तो अब जैसे मैं अभी एक बार क्या हुआ था मेरे घर में, मेरे हस्बैंड कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे और मैं अकेली थी घर में, फ्रैक्चर हो गया। 8-10 साल पुरानी बात है, फ्रैक्चर हो गया। अब मैं खुद ही गाड़ी लेकर के गई डॉक्टर के यहाँ, एक्सरे करवाया, फ्रैक्चर निकला, प्लास्टर चढ़ गया। अब मैं घर आऊं कैसे आऊं अकेली, रात के 9 बज गए थे। तो डॉक्टर ने ही और कंपाउंडर ने पकड़ के मुझे गाड़ी में बैठाया और मैं 10 की स्पीड पे गाड़ी चला के मैं घर तक आई हूँ, 10 की स्पीड पे, कि उस पैर को प्रेशर ना आए किसी तरह से, मुझे ब्रेक नहीं लगाना पड़े, तो सिर्फ एक एक्सीलेटर से मेरा काम चल जाए धीरे धीरे। मैं आई घर पे और तब भी मैं नहीं रोई। मैंने ये महसूस किया, पशुओं को, मैंने कहा ना अभी कि मैं पशुओं से बात करती हूँ, प्लांट से, पानी से, सबसे, वो यही चीज है कि मैंने क्या फील किया कि हम सड़क पे चलते हैं, हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं तड़पते हुए, किसी को कहीं तकलीफ है, किसी को कहीं, नहीं कह पाते। फैमिली तो उनकी भी होती है, माँ बाप होते हैं उनके, पर वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, वो अपने दर्द में अकेले तड़पते रहते हैं। फिर मैं तो मनुष्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं फोन पर अभी डॉक्टर को विजिट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, भाई तुम घर आ जाओ, होम डिलीवरी आजकल सब जगह, खाना नहीं बना पा रही कोई बात नहीं, होम डिलीवरी मंगा लो, दवाई के लिए केमिस्ट को कॉल कर दो। तो मैं इतनी समर्थ हूँ, मैं अपनी इन क्वालिटीज को क्यों बोल रही हूँ सिर्फ एक पैर के फ्रैक्चर को देखते हुए? क्या वो इतना बड़ा हो गया कि मेरी पूरी बॉडी बेकार हो गई? इतना सा पैर, उसमें भी इतनी सी उंगली, और उसमें भी इतना सा फ्रैक्चर, और वो मेरे पूरे ब्रेन को, मेरी पूरी बॉडी को खराब कर जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने वो तरीका अपनाया। तो ये मेरा कहना है कि इस तरह से अगर हम जिएंगे प्रतिकूलताओं में, बहुत आनंद आएगा, बहुत बढ़िया है जीना। पूरी नेचर से सीखो, कोरोना ने तो कितना सिखाया है। और ये मेरे मूक प्रकृति है ना, ये हमारी सबसे बड़ी मित्र है, क्योंकि ये हमसे आर्ग्यू नहीं कर सकती ना। इंसान तो आर्ग्यू करेगा तो झगड़े भी होंगे, ये हमसे हाँ। आर्ग्यू नहीं कर सकती। हम इसकी एक एक हरकत से सीखें, तो मस्ती मस्ती है जिंदगी में। इतना कुछ बोल जाते हैं और एंड पे कह रहे हैं मस्ती है। मतलब मैं तो सोचती जा रही हूँ कि ऐसा सोचना कैसे है, ऐसा थॉट प्रोसेस आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ और हम कैसे करें। एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे उन लोगों में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइफ हम इतने इजीली कर सकते हैं कि अपनी ट्रांसफर, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर इतना इजीली आ सकता है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आज की डेट में जो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि लाइफ में ये हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं था, ये सब क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं। अगर ये थॉट प्रोसेस रहा तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में। तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की हमारी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट व्यूअर्स कि वो अपने कमेंट्स दे इस पूरी चीज पे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम क्या है और हमें किस तरीके से अप्रोच रखना है। हमारे छोटा सा कट लगता है और हम इतना चिल्लाना शुरू कर देते, ओह ब्लड निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो खुद वहां से फ्रैक्चर लेग के साथ आ रही हैं और ड्राइव करके आ रही है, और उसके बाद ये भी सोच रही है कि ये फ्रैक्चर मेरे ब्रेन के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, मेरा ब्रेन ऐसे पावरफुल है। तो इमेजिन करिए एक लेडी के लिए कितना बड़ा वो हौसला चाहिए आपको कि आप थॉट प्रोसेस ऐसा इस कंडीशन में ला सकते हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है उस टाइम पे, आपको खुद उठ के जाना पड़ रहा है, और फिर भी वो कह रही है कि तो ये कोई बात ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, एंड आई वुड रियली लव टू हैव योर कमेंट्स फॉर दिस थिंग। तो आपको अभी आंटी का एक और पहलू दिखाना है, जहाँ पे आपको इनका आजकल की नॉटीनेस दिखाती हूँ मैं आपको, बट बिफोर दैट अ शॉर्ट ब्रेक। एक सेकंड, मैं अनु इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि उस दिन हमारी जब बात चल रही थी, अभी कल ही की तो बात है ना, कल या परसों, तो जब तुम्हें मेरी आवाज आनी बंद हो गई थी, तो मैंने अपने मोबाइल की डायरेक्शन चेंज की थी, है ना, तो एकदम आवाज क्लियर हो गई थी। तो उसमें ये बात है कि इसी एग्जाम्पल से कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करने के बदले, और अगर हम ये करें कि हम अपने, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम अपना मोबाइल चेंज करो या तुम्हारे यहाँ वॉइस देखो अपना कुछ कमी हो सकती है, सिग्नल कम हो सकता है, मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल उठा करके डायरेक्शन चेंज की, वॉइस क्लियर हो गई। तो उसी तरह यहाँ भी हमें अपना एक IQ चेंज करना है, अपना दृष्टिकोण हटा, वस्तु के शाश्वत वाला जो परमानेंट उसका नेचर है उस पर डालना है। कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी खुश तो हो जाएंगे। अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ आधा घंटा 1 घंटा जितना भी, उतनी देर में बड़ी खुश हूँ, उसके बाद सुखी तो नहीं हूं ना, उसके बाद मेरी खुशी खत्म हो जाएगी, अनु गई, मेरी खुशी भी खत्म। हो सकता है कोई मुझे ना खुशगवार कोई सामने संयोग आ जाए मेरे, जो मेरी खुशी को खत्म करने वाला हो, लेकिन सुख नहीं छीन सकता कोई। सुख बहुत अलग चीज है, सुख परमानेंट चीज है, और सुख से कभी कोई दूर होना भी नहीं चाहता। ये कभी फिर लेंगे इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है। सुख और खुशी के बीच का अंतर, ये बहुत बड़ा टॉपिक आंटी ने समझाया है, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। ओके, तो आंटी इसका मतलब आप मुझे बता रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि आप सबके बीच में भी अकेले रह सकते हैं, अकेले में भी आप खुश रह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको लोगों से डिटैच नहीं होना है, आप लोगों के बीच भी स्पिरिचुअल रह सकते हैं, तो ये सब कैसे मैनेज हो सकता है? वो बहुत आसान है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को खुद से क्रिटिकल बनाया हुआ है। लाइफ इतनी क्रिटिकल है नहीं जितनी हमने बना दी है। बहुत आसान है, सिर्फ इतना करना है कि हमें सिर्फ अपने दायरे से सिमटकर औरों को भी देखना है। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, सामने वाले की भी कुछ फीलिंग्स हैं, हमें उसकी भी फीलिंग्स की कदर करती हैं। कि अगर बाई चांस हम चाह रहे हैं, हम हैप्पी मूड में हैं मान लो, और हम चाह रहे हैं कि हमारा किसी पर बड़ा राइड चलता है, मेरी फ्रेंड है सपोज, मेरा उसके साथ इतना है कि लंगोटिया यारी टाइप की बात, हम कभी भी कहीं भी उठ के चल रहे, तो मैं उससे उस समय ये एक्सपेक्ट करूं कि नहीं यार मेरा तो बड़ा मन है, अभी चल उठ के मूवी देखने चल तू मेरे साथ। लेकिन वो किस पोजीशन पर है उस समय, उसका मेंटल स्टेटस उस समय क्या जा रहा है, आई डोंट नो। तो मुझे अगर वो नहीं जा पा रही है, मना भी कर रही है, तो मुझे उसे चिढ़ना नहीं है। जनरली हमारी सबकी ये कमी होती है कि कैसी फ्रेंड है यार तू, चल नहीं सकती। तो वहां हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कोई बात नहीं, आज हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो या नहीं मन हो, घर में कोई गेस्ट आने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आज नहीं चल कल चल लेंगे, परसों चल लेंगे, कोई बात नहीं। पर जनरली ऐसा नहीं करते हैं लोग, करने वाले करते भी होंगे पर जनरली नहीं करते हैं, वो अपनी ही फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो वो चीज हमें खत्म करनी है। हमें सबको सोचना है वो भी हमारी ही तरह इंसान है, नहीं है आज उसकी इच्छा, कोई बात नहीं, तो आसानी से उसकी प्रॉब्लम को भी हम समझें, जैसे हम वैसे वो। मैं तो कहती हूँ पशु पक्षी भी हमारे जैसे हैं, जैसा हम फील करते हैं वो भी फील करते हैं। हमें भूख प्यास की तकलीफ होती है तो उन्हें भी होती है, सेम बिल्कुल। तो एक एक को हम फील करें। यहाँ तक कि मैं एक बार, तुम्हें पता है मैं 4 साल जंगल में अकेली रह के आई हूँ। हाँ जंगल में 4 साल जंगल में, एक सोसाइटी में रेंट किया हुआ था केरल में, तो लेकिन वहां तो लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट थी, तो मुझे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती है बोलनी, तो तमिल का तो सवाल ही नहीं उठता था वहां साउथ में, तो वो नहीं आती थी। अब सब उनको या तो इंग्लिश आती थी या तमिल आती थी, तो मैंने किसी से वास्ता ही नहीं रखा, मैं अपने कमरे में मस्त अपने भजन चलाए, घूमने का मन है, ड्रेसअप हुई, मुझे किसी को दिखाने के लिए ड्रेसअप नहीं होना पड़ता। मेरा मन है ना आज की मैं अच्छे से सजूं संवरूं,
मैं सच संवर के फोटो खींच लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, उसको देख रहती हूँ खुश। क्या नुकसान हो रहा है? जरूरी है कि दूसरे ही हमें अप्रिशिएट करें तभी हम खुश हों। तो मैं वहां 4 साल अकेली ऐसे ही रही। तो अकेले, हाँ, जो बात थी कि मैं अलग कैसे रह लेती हूँ सबसे, वो ऐसे ही रह लेती हूँ। तो वहां की बात बता रही थी मैं। वहां क्या हुआ, एक बार मैं अपनी विंडो पर बैठी हुई थी और सामने बड़ी तेज हवाएं चल रही थी, लुएं भी चल रही थी, और एक पेड़ मेरे घर कमरे के सामने, बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत ग्रीनरी थी वहां पे। तो मैं उस पेड़ को देखने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे बोरियत लग रही थी, तो मैंने उस पेड़ को देखा। मैंने सोचा कि इतनी बुरी हवाओं से ये हिल रहा है इधर उधर, अगर मान लो मैं खड़ी हूँ, मेरे कोई पैर ऐसे ही बांध करके उसकी जड़ों को समझो बांध दिया, तो मेरे पैरों को बांध करके कोई ऐसे ही एक जगह टिका दे, फिक्स कर दे, मैं हिलडुल नहीं सकूं, चल नहीं सकूं, तो मेरी ये इस पेड़ वाली तो हालत हो जाएगी ना, बिल्कुल। और ऊपर से चला दे आंधियां, तेज तेज हवाएं, लुएं चल रही हैं, उधर से कभी बारिश बरस रही है, ओले पड़ रहे हैं, और ये वैसा का वैसा खड़ा है। हवा चलेगी तो इसको इधर घूमना पड़ेगा, हवा इधर की चलेगी तो इधर, चाहे उसको यहाँ दर्द होगा। तो मैं ऐसे फील करती थी कि मेरे यहाँ मान लो दर्द है इस साइड, लेकिन हवा चल रही है इधर, तो मुझे इधर झुकना ही पड़ेगा, उस दर्द में भी झुकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैं सबसे बात करती हूँ पेड़ पौधों से। मैंने लिया, मुझे समता आती है मन में, सहन शक्ति बढ़ती है कि मैं अगर इनकी हालत पर होंगी तो मैं क्या करूंगी। तो इस तरह से कोई और भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो अपनी हर परिस्थिति मुझे बता ही दे, कुछ बातें छुपाई भी जाती हैं। तो मुझे समझना है, मुझे ये नहीं समझना कि उसकी क्या सिचुएशन है, मुझे यही समझना काफी है कि कोई परेशानी होगी, ऐसे में अगर मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो बेटर है, नहीं कर सकती तो उसको परेशान करने का या उसे बुरा समझने का भी मुझे कोई राइट नहीं है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ, लोगों से जिससे भी मिलती हूँ, अगर कोई मुझे कुछ गलत भी कह देता है तो मैं सोचती हूँ इसका जितना मेंटल लेवल होगा उतना ही वो सोचेगा। मेरी बात को भी गलत सोच रहा है तो उसकी सोच जहां तक है वो उतना ही सोच पाएगा, उससे ज्यादा वो, उसकी ताकत ही नहीं है, वो बेचारा कैसे सोचे। तो इसलिए लेट गो, ईज आउट, ईज आउट। तो परेशान नहीं होना है, हम ये समझ के चल सकते हैं कि अगला बंदा हमें नहीं समझ पाया तो उसका मेंटल स्टेट उतना ही है, वो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता, उसका दृष्टिकोण नहीं है उससे ज्यादा जाने का। हाँ। तो बहुत इजी लाइफ दिख रही है अभी। जिन कॉम्प्लेक्सिटीज में हम लोग पड़े रहते हैं पूरा दिन, हम लोग एक्चुअली तो फोकस ही नहीं करते मेरा प्रॉब्लम या मेरा गोल या मेरा पर्पस क्या है। हम तो यही दिन भर की परेशानियों में इसका कहना, उसका देखना, मेरा रहना, तुम्हारा करना, इसी में पड़े रह जाते हैं। बट जैसे अभी आत्मरश्मि आंटी बात कर रही हैं, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही हो गई। उसके बाद जो एक्चुअल 10% चीजें हैं हम उस पर फोकस कर पाएंगे। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट व्यूअर्स, मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने लाइफ को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाया है, और इतनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करने के बाद, हम जैसे लोग होंगे तो शायद इतने क्रिटिसिज्म के बाद कब के टूट जाते हैं, कभी हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। जहाँ पे लाइफ में इतनी कंजर्वेशन के साथ लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बाद भी आप उस, वो कहते हैं ना, अपने पर फैलाने की सोच रहे हो, इसके लिए आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत चाहिए उसके लिए। तो आंटी का ये रूप देख देख के आई एम सो इन्फ्लुएंस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही लाइफ हो जाए मेरी भी। Okay. नहीं, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी अगर इंटरनल स्ट्रेंथ जो तुमने बोला, अगर वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस मतलब अगर हमारी स्ट्रांग है, तो बाहर छोटे मोटे मच्छरों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े डेंगू मलेरिया भी हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि बाहर दुनिया में आप जहाँ जाओगे, आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। हमें पड़ोसी के घर में हम चाहें उसके यहाँ ये चेंज कराएं वो कराएं तो नहीं कर सकते, हम अपने घर में जब मर्जी जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपने को बदलना है। और उसमें सबसे एक और पॉइंट आता है, बोलूं, कुछ पूछना है तुम्हें पहले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ पूछना है, बोलिए पहले। तो जैसे एक पॉइंट ये है कि मजाक करना जो होता है, जनरली लोग मजाक का मतलब ही नहीं समझते हैं। मजाक एक बहुत हेल्दी वर्ड है, पर वो इतने हल्के में लेते हैं कि कुछ भी कह जाएंगे, सामने वाले का दिल चीर चीर कर जाएंगे, लेकिन फिर बोलेंगे हमने तो मजाक में कहा था, मजाक किया था। यार, मजाक का ये मतलब नहीं होता। मजाक वो होता है जो तुम्हारे साथ साथ उसको भी एंटरटेन करे। तुमने तो हंसी मजाक की अपनी खुंदक निकाल दी, कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, बोल करके तुमने तो कह दिया मैंने मजाक किया था, तुमने तो अपने अंदर से एंटरटेन कर लिया अपने आप को, पर सामने वाले को तो एंटरटेन नहीं किया, उसको तो तुमने दुखी किया। तो इसलिए सोच के, एक एक शब्द को सोच करके बोले।
कि सामने वाले के अंदर उस समय कैसी स्थिति है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है हम चीयरफुल मूड में हैं तो वो भी चीयरफुल मूड में हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हमें ये सोच करके अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। तुरंत तुरंत में जो बोलने की आदत है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और मजाक के नाम पर तो कभी भी अनहेल्दी मजाक नहीं करना चाहिए। ये और एक बात और आती है कि लोग परेशान रहते हैं, हम तो भूल जाते हैं। जनरली लोगों में जो वो आते हैं ना डिस्प्यूट्स, उनमें भी यही रीजन होता है। जैसे मान लो मैंने किसी को कोई काम बोल दिया और वो भूल गया, इंसान नहीं कर पाया, तो मैं कंप्लेंट्स करती फिरती हूँ, मैंने तो तुमसे कहा था, तुम भूले कैसे, तुमने कैसे नहीं किया मेरा काम, तुम तो बहाने बना रहे हो। इस तरह की बातें आती हैं। तो भूलना बहुत बढ़िया गुण है हमारा, दोष नहीं है। अगर हम भूल रहे हैं तो बहुत बड़ा गुण है। कैसे कि जैसे हम अच्छी बातों को भूल जाते हैं ना, वैसे बस बुरी बातों को भूलना सीख लो, देखो कितनी मस्त जिंदगी है। भूलना बहुत बड़ा गुण है। और बचपन से लेके आज तक हमारी लाइफ के जितनी हमारी कड़वी यादें रही होंगी, वो सब हमें याद नहीं है। अगर ये भूलना हमारे साथ नहीं होता तो वो सारी कड़वी यादें आज हमें कितना परेशान कर रही होती। तो भूलना बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारी। उसको सोच करके कि हमें भूल जाते हैं, हम कैसे मेमोरी शार्प करें, उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। खुश हो जाओ, भूल गए तो बहुत अच्छा हुआ। तो जितने लोग भूल जाते हैं तो खुश हो जाइए कि आपको भूलने की आदत है। इसका मतलब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटीज भी भूल जाएंगे। बहुत अच्छा। तो आंटी का अगला एक साइड दिखाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी आंटी, व्हाट इज लाइफ विद आत्मरश्मि? ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का, बहुत जुड़ा है आपकी लाइफ के साथ। तो व्हाट इज लाइफ विद आत्मरश्मि? मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है लाइफ विद आत्मरश्मि। तो उसमें क्या है कि जो मैं अपनी लाइफ जीती हूँ उसमें सब कुछ आ जाता है। स्पिरिचुअल तो मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है, इसमें मैंने शुरू में डाले हैं थोड़े आध्यात्मिक भी, लेकिन इसका ये मैंने इसलिए रखा है कि लोग जो मेरे फेसबुक पर जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो मेरी मौज मस्ती वाली नेचर से बहुत इम्प्रेस्ड होते थे और वो सीखते थे। जैसे मैंने गुपचुप में बहुत लोगों से सीखा है, लोगों को नहीं पता कि मैं किससे क्या सीख जाती हूँ, मैं बच्चों से भी सीख जाती हूँ। ऐसे ही लोगों ने भी मेरी पोस्ट वगैरह देख के, मेरी फोटोज देख के कुछ सीखा होगा। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि हमें आपकी जिंदा दिली से बहुत प्रेरणा मिलती है कि इस एज में आकर के भी आप कितनी खुश रह लेती हो। क्योंकि अगर आप मन से खुश नहीं हो ना अनु, तो आपके चेहरे पर वो आर्टिफिशियल स्माइल तो आ जाएगी, पर उसमें एक अंदर की बात नहीं आ पाएगी। तो वो जज कर लेते होंगे कहीं ना कहीं। तो वो लोग मुझे बोलते थे। तो जब मैंने लिखना बंद किया, तो मैंने ये चैनल जब बनाने का सोचा, तो मैंने इसको नाम, मुझे ये बेस्ट नाम लगा कि लाइफ विद आत्मरश्मि। और आत्म मैं इसलिए लगाती हूँ नाम के साथ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं ही नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे चींटी चींटा पेड़ पौधे तक, ये सब जीव हैं। जीव कह लो, आत्मा कह लो, वास्तविक स्वरूप जो है हमारा यही है। हम जैसे, क्योंकि तुम देखो, मैं बहुत अच्छे से इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कोई अलग वस्तु है, बहुत अच्छे से प्रूव कर सकती हूँ। तो जब मैं आत्मा मानती हूँ अपने आप को, रहना पड़ रहा है शरीर में, बहुत मजबूरी है। किसी का अपना मकान जब तक नहीं बन जाता है, वो किराए पे रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। ऐसे ही मैं भी यहाँ हूँ, जब तक जितनी आयु है इस शरीर की, फिर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैं पहले भी मैं किसी जन्म से कड़वाहटें लेकर के आई हूँ, तभी तो आज मन कड़वा रहा मेरा। और इस जन्म में भी मैं वही गलती करके जाऊंगी क्या, कि मैं अभी भी कड़वाहटें ही लेके जाऊंगी क्या लोगों के प्रति? तो वो लोग तो यहीं रह जाएंगे, इंसिडेंट्स भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन वो जो मेमोरीज हैं वो तो मेरे साथ एक संस्कार बन करके चली जाएंगी। फिर मैं जहाँ जाऊंगी, फिर वहां पर भी वही कड़वाहटें तो दूंगी, जो लेके जाऊंगी वही तो दूंगी ना। तो इसलिए जब मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा कैसा है, कितना सुखमय है, कितना आनंदमय है, उसमें दुख नाम की चीज ही नहीं है। उसमें मतलब मुझ में दुख नाम की चीज ही नहीं है। तो दुख नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखता भी है कोई बात नहीं, दिखता है, पर वो मेरी चीज नहीं है, मेरे से अलग है। अब तुम्हारी कोई चीज मेरे घर में छूट जाए, तुम आई हो मुझसे मिलने, छूट गई, तो कोई मेरे घर में देखेगा, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी मेरी चीज है, मैं कहूंगी नहीं नहीं अनु की चीज है, उसको वापस करनी है। तो इसी तरह से जब मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है, उस सिम्टम से हमने अपने को पहचाना कि वास्तव में मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये थॉट्स वगैरह भी मेरे नहीं है।
हम अपने ही कितने थॉट्स को पसंद नहीं करते हैं। तो और अपनी चीज को तो हर कोई पसंद करता है। अगर ये थॉट्स मेरे होते, मेरे किए हुए होते, तो मैं इनको नापसंद कैसे कर सकती हूँ, है ना? तो इस तरह से हमें फील करना होता है। तो वो चीज मैं करती हूँ कि ये सब मेरे नहीं है, तो मैं क्यों इनसे इफेक्टेड हूँ किसी भी तरह से। तो मैं अपने आप को आत्मा मानती हूँ, तो मेरे अंदर आनंद भरा है, सुख भरा है, तो वो ही बाहर आना चाहिए। घड़े के अंदर पानी होगा तो ही बाहर आएगा। अगर मेरे अंदर सुख है तो वो बाहर आना चाहिए, क्यों नहीं आए? भले ही उसको समझने वाले अपने एंगल से कुछ भी समझे। कोई मेरा दोष भी समझ सकता है, देखो कितनी भोगी है, कितनी विलासिता में फंसी हुई है, ये भी कहने वाले कह सकते हैं, तो कहते रहो, पर मुझे मेरी मस्ती पता है। तो मैं उस तरह से देखती हूँ। तो मुझे लगा रश्मि अकेला नहीं, रश्मि तो इस शरीर को देख के मेरी मौसी ने नाम दिया था, तो मुझे सिर्फ रश्मि नहीं चाहिए। जैन सर ने मुझे मेरे पति से मिलाया, मेरा क्या है, मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आत्म रश्मि, उसके साथ रश्मि के साथ मुझे आत्म लगाना बहुत अच्छा लगता है, कि उससे मुझे मेरे असली स्वरूप की याद रहती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो लाइफ विद आत्म रश्मि, इसलिए मैंने उसको ये टाइटल दिया था। ब्यूटीफुल आंटी, इतना डीप सोच के, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। इतना डीप आप सोचते हो, इतना डीप आप एनालाइज करते हो लाइफ को। इट इज टू गुड, टू गुड। तो अभी व्यूअर्स आपको आंटी के एक और रूप से मिलवाना है जो इस सब से भी परे है, और जो अभी तक इन्होंने कहा है वो सब भी इन्होंने उसमें किया है। तो वी विल मीट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सी व्हाट एंथुसियास्टिक कैन ऑफर यू। स्टे ट्यून। ओके आंटी, तो आजकल मैं आपकी पिक्चर्स बहुत सारी देख रही हूँ। कहीं आप वो पपेट में घूम रही हैं, पपेट्स के साथ खेल रही है, कहीं पे आप डांस कर रही हैं, कहीं पे आप ड्रेस वेयर करके फ्लिक्स कर रही हैं। क्या चल रहा है ये सब? देखो ऐसा है, मुझे ना बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, सिंगिंग एंड डांसिंग का बहुत ज्यादा था। तो सिंगिंग तो मेरी अस्थमा से खराब हो गई, वो तो छूट ही गई परमानेंट। लेकिन डांस, जब लाइबिलिटीज थी बच्चों की, तो मैंने अपने इस हॉबी को बिल्कुल भूल ही गई थी मैं एक तरह से, कि मुझे डांस में बहुत शौक है। तो उसके बाद अब जब मैं फ्री हो गई हूँ सब बच्चों से, बच्चे अपने अपने घरों में हैं, वो भी बोलती हैं कि मम्मी आप बहुत फ्री हो गई हो, अपने आप को कहीं बिजी रखो, अपनी हॉबीज में लगाओ। और लिखना लिखना, वीडियोस बनाना ये चैनल के लिए, ये भी हर समय पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक मन का एक नेचर होता है, वो चेंज चाहता है, एक ही चीज में नहीं टिक सकता। तो उसके लिए फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ डांस का इतना शौक है, बीच में ब्रेक आ गया, बॉडी में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, क्यों ना शुरू किया जाए। तो मैंने यूट्यूब पर देखे हैं ऐसे जो डांस सिखाते हैं, मैंने कर लिया एक लेडी को ज्वाइन, और उससे थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट भी मिला, और दूसरे मेरी हॉबी जाग गई, और साथ में एक एक्सरसाइज मेरी रेगुलर होने लग गई। ये सोच करके तो मैंने वो डांस शुरू किया। अब उसमें हम अपने अपने बनाते हैं, सेंड करते हैं ग्रुप में, तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तारीफ पाना सबकी कमजोरी तो होती है, तो अच्छा भी लगता है, करके बड़ी खुशी मिलती है। ड्रेसअप, क्योंकि अब हमारी उम्र ऐसी नहीं रही कि हम उस तरीके से जो यंग एज में ड्रेसअप हुआ करते थे वो नहीं कर पाते। कोई फंक्शन भी ऐसे नहीं बचे, सबके बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादियां हो गई, कहीं जाना नहीं बनता ऐसी जगह पर कि हम ऐसे ड्रेसअप होकर जा सकें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं अपने आप को इस तरह एंगेज रखती हूँ। फिर कभी कोई परेशानी लगती है, अब ओल्ड एज में आकर जब बच्चे साथ नहीं रह पाते हैं, सब बेटियां ही हैं मेरी, तो वैसे भी कौन साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं बोरियत तो फील होती है, सबको होती है। फिर ऐसे में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हर समय कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, तो मैंने अपना एक लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है, जिसको मुझे अच्छा लगता है, तरह तरह से ड्रेसअप हो करके पिक्चर्स खिंचवाना और वीडियोस बनाना डांस कर करके, वो सब तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो भी एक लाइफ विद आत्मरश्मि का पार्ट है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ आंटी के कुछ अलग अलग रूप। हमारे को पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे कि ये सीता एंड गीता वाला रीमेक दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंटी दिख रही हैं और अभी कुछ और दिख रही हैं। तो लाइफ का ये फेज भी है, देखिए इनके पास बहुत सारे फोक डांसेस कर रही हैं, कहीं पे पपेट्स के साथ खेल रही हैं, कहीं पे अपना पिक्चर क्लिक कर दिया और भेज दिया। तो लाइफ में इतना लाइवली होना कितना इम्पोर्टेंट है, वही चीज आज हम आंटी के फेस पे देख पाते हैं। कितना इनके फेस पे सुकून है, कितना वो खुशी जो वो कहती है वो सुख वाली खुशी है। वी कैन सी दैट ऑन हर फेस। तो आपको वो दिखाती हूँ, देखिए कुछ।
ऐसा कुछ है जो अभी भी है कि मुझे ये काम पूरा करना है? ऐसा कोई काम है कि अभी ये काम रहता है, इसको करना है? देखो, अगर जिंदगी में देखो तो काम तो कभी पूरे होते नहीं किसी के। इंसान चला जाता है तब भी कुछ ना कुछ अधूरा तो छोड़कर ही जाता है। तो उन कामों की तो मैं बात ही नहीं करती। उनके पीछे मैं अपनी स्ट्रेंथ भी खराब नहीं करना चाहती। वो तो होते रहते हैं। और अधूरे वाली जहाँ तक बात है, वो बस एक चीज़ ज़रूर मुझे लगती है कि अब मेरी 65 प्लस मैं हो गई हूँ, तो ऐसे में पता नहीं कितने साल की ज़िंदगी बाकी है, कुछ नहीं कह सकते। तो और धीरे-धीरे शरीर में ताकत भी घटती है, तो वो भी नहीं कह सकते कि शरीर कितना साथ दे पाएगा। जो मेरा एम है सुख का, मुझे पूरा सुखी होना है। अभी तो मैंने सुख का एक मार्ग दिखा है, उस मार्ग पे चलना मेरा टारगेट है, किसी भी कीमत पर। और उसके लिए मुझे दुनिया में कितना भी कोई अकेला छोड़ दे, कहीं भी छोड़ दे, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, मेरी खुशी को कोई नहीं छीन सकता। मैं रह सकती हूँ। तो वो मुझे एक है जिसमें अभी कमी पाती हूँ, पूरा नहीं हो पाया है। इतनी जल्दी पूरा होता भी नहीं, वो जन्मों-जन्मों का रास्ता है। पर हाँ, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आगे बढ़ा कर के चलना चाहती हूँ। वो बस है। मार्ग वाओ! मिला है ना, मार्ग मिला है, मंजिल नहीं मिली है। तो मंजिल तक पहुँचना, वो मेरा एम है। तो इस जन्म में जितना मैक्सिमम मैं अपने अंदर की शांति को बढ़ाते हुए अचीव करती हुई जा सकती हूँ, वो ही मेरा टारगेट है, वही एम है आज की तारीख में। ताकि अगले भवों में मेरे मन से किसी के लिए बुराई ना निकले, किसी के लिए क्रोध ना निकले, किसी के लिए नफ़रत ना निकले। जब निकले शांति निकले, अच्छा निकले। हम जैसे यहाँ की गर्मी से परेशान होके समुद्रों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं बर्फ में। क्यों? क्योंकि हमें ये गर्मी अच्छी नहीं लगती ना, तो हम वहाँ जाते हैं ठंडक लेने। तो मैं ऐसी बनाना चाहती हूँ अपने आप को कि मेरे कॉन्टैक्ट में आज, कल, परसों, किसी भी जन्म में कभी भी कोई भी आए, वो मेरे पास आकर के शांति फ़ील करके जाए। मैं उसकी आग से प्रभावित नहीं हूँ, वो मेरी शांति से प्रभावित होकर के जाए। बस ये एक है मेरा लास्ट। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पर्पज़ है, बहुत बड़ा। और पर सच उस में मुझे जब से मैंने आपसे बात शुरू की, मेरा खुद का किसी चीज़ को लेके इतना वो विज़न बदल गया है कि अच्छा ये इसलिए, अच्छा छोड़ दो, अच्छा ये उसलिए है, अच्छा इसको छोड़ दो। तो डेफ़िनेटली आपकी वो वाइब्रेशंस है, वो लोगों को टच ज़रूर करती है, इसके तो मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ। तो बहुत बढ़िया है। बहुत तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हाँ। आप खुद को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैं खुद को एक वर्ड में थोड़ा एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि अभी आपको मैं जितना समझ पा रही हूँ, तो मुझे आपको लेके जो वर्ड एक निकलता है आपके लिए मेरे मन से, वो ऐसा रहता है कि एक पॉजिटिव ऑरा है, एक पॉजिटिव सोल है, या एक एक ऐसी सोल है जो सबको खुश करना चाह रही है, जो सबको सुख देना चाह रही है। तो आपकी नज़र में अब जैसे होता है ना, कोई-कोई अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, कोई कहता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, कोई कहता है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, कोई कहता है कि मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो आपकी पर्सनैलिटी को क्या वर्ड मैच करता है? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आयरन लेडी बोला है। आयरन लेडी। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला है कि यू आर एन आयरन लेडी। तो हाँ, अगर वो आपकी कह स्टोरी सकती हूँ। को देखा जाए तो पक्का यही ठीक है। हाँ, यही कह सकती हूँ मैं भी, और बहुत सीरियसली ऐसा है। हाँ, ये तो आपकी ये स्टोरी सुन के ही मुझे समझ आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी स्ट्रॉन्ग स्टे करना और उसके साथ पॉजिटिव स्टे करना, और उसके बाद दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति आपके अंदर प्यार होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो गुस्सा लेके बैठ जाते हैं। 4 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से झगड़ा करते हैं और गुस्सा लेके बैठे हैं। और लाइफ में इतना सारा हो गया और उसके बाद भी आप प्यार लेके बैठे हो लाइफ में, तो इसके लिए तो आयरन ही होना पड़ेगा। तो परफेक्ट नेम इज़ आयरन लेडी। वेरी नाइस। देखो, मैं जब भी मैं किसी व्यक्ति से अगर सिमट भी जाती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे गुस्सा हूँ या ना, बस मैं इसलिए सिमट जाती हूँ क्योंकि मुझे ये समझ आ जाता है कि मेरी हेल्थ के लिए उसकी ज़्यादा कंपनी नहीं मुझे सूट करेगी। जैसे मुझे अस्थमा है, तो मैं ठंडी चीज़ों से परहेज़ करूँगी ना, तो हुँ, उस लिए कि भई मेरी मेंटल पीस अगर कहीं डिस्टर्ब होती है किसी की नेगेटिव सोच से, तो मैं रिज़र्व हो जाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि साथ छोड़ के बैठ जाऊँ। वो मैं पहले गलती कर चुकी हूँ। काफ़ी सिमट गई थी, बिल्कुल ही हट गई थी। अब नहीं हटती हूँ, पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं होती हूँ।
ये मैंने चेंज किया है। और नेगेटिव पॉजिटिव की जहां तक बात है, तो नेगेटिविटी जो लोग जनरली लोग ये कहते हैं कि पॉजिटिव बनो, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, छोड़ो। तो उनको मैं सिर्फ एक इतना सा मैसेज देना चाहूंगी कि नेगेटिव छोड़ करके आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिविटी के बिना कुछ भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता दुनिया में। अब आप देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, उसमें भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वायर होती है। अब उसको छोड़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते। आप कुकिंग करते हो, कुकिंग में गैस का भी नेगेटिव पॉइंट है। जरा सी असावधानी हुई, फौरन बर्न करो, खाना भी बर्न हो जाएगा, हम भी जल सकते हैं। तो हर एक चीज में लगा लो नेगेटिविटी तो है, बस जरूरी क्या है कि उसके उस नेगेटिविटी से हमको नुकसान के बदले फायदा मिले, वो हमें सावधानी रखते हुए उसी व्यक्ति से हमें लाभ उठा जाना है। मतलब सेल्फिश नहीं होना, छोड़ना नहीं है, मतलब किसी का साथ नहीं पता कब कौन हमारे छोटे से छोटा इंसान जिसे आज हम बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं, वो भी कल हमारे काम आ सकता है। तो ये मान के चलो कि नेगेटिविटी देख करके दूर नहीं होना किसी से, उसकी नेगेटिविटी से अपनी रक्षा हमें कैसे करनी है वो करते हुए, और फायदा लो हर एक का पूरा। तो आंटी खुद में कुछ बदलना हो तो क्या बदलेंगे? सिर्फ सबसे पहले सोच। आप देखो, नेचर नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जो एक नेचर है वो अनचाहे ही निकल कर आएगी। कोई अगर एग्रेसिव है तो वो बिना सोचे एग्रेसिव उसका दिख जाएगा सामने, उसकी एग्रेसिवनेस। और कोई शांत है तो वो शांत दिख जाएगा, खुद ब खुद दिखेगा। सिर्फ अपना नजरिया सोचने का, जो मैंने अभी बोला, वस्तु स्वरूप। अब जैसे किसी को गोल्ड खरीदना है मान लो, तो उसको अगर गोल्ड का स्वरूप पता होगा कि असली तो 24 कैरेट होता है, और 24 कैरेट के जितने जानकार हैं, 24 कैरेट को लेकर के किसी में झगड़ा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 22 कैरेट, 23 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट, इनमें मिलेगा, क्योंकि वहां मिलावट आ जाती है। तो हम भी अगर मिलावटों को देख करके चलेंगे ना, अपनी या दूसरों की, किसी की भी, तो हम 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बन पाएंगे। आप ये मान के चलो कि हमें मिलावटें हर एक के साथ हैं, हम भी दूध के धुले नहीं हैं। हम अगर कोई दूसरा, हम किसी को परमिशन दे देना, तो हमारे ऐसे ऐसे चिट्ठे खोल के रख देगा जो हमने भी कभी नहीं सोचे होंगे हमारे बारे में, और हमें लगेगा कि ये सच कह रहा है, हमने ऐसा किया है। मैं खुद भी कहती हूँ, मेरे को भी कोई दिखा सकता है आईना, तो मुझे भी उसमें मेरे दोष बहुत दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हमें अपने दोष देखने से डरना नहीं चाहिए। अपने दोष देखो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो, और दूसरे के दोष देखो तो सिर्फ उतने अंश तक देखो कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, हमें उसके दोषों से कैसे अपने को बचा के उसका साथ बनाए रखना है। जब हम गैस में कर सकते हैं, इतने, मेरे हस्बैंड का केमिकल का बिजनेस है, इतनी जबरदस्त फायर होने के चांसेस हैं, एक बार हो भी चुका है फायर, जब वो इतने खतरनाक केमिकल्स के बीच में इतनी सेफ्टी के साथ में इतना बढ़िया प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो क्या हम इन छोटी मोटी नेगेटिविटीज को लेकर के अपने अंदर शांति का प्रोडक्शन नहीं कर सकते? So true, आंटी। So viewers, मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए होंगे कि आपको ये वर्जन आत्मरश्मि आंटी का कैसा लगा। आप इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमको www.inthu.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आत्मरश्मि आंटी से आपके क्वेश्चंस का आंसर भी लगाएंगे। तो आंटी, कैसा रहा इस प्लेटफॉर्म पे आना? बहुत अच्छा लगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है तुम लोगों का। इसमें लोगों को बिना बाहर गए सोशल हुए भी बहुत लोगों से सोशल होने को भी मिलता है, और सीखने को भी बहुत मिलता है। खास करके कोरोना ने जो एक रिजर्व कर दिया है लोगों को, एक लाइन खींच दी है कि डरते हैं लोग अभी भी ज्यादा क्राउड में जाने में, उसमें। तो ये घर बैठे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों की अच्छी बुरी बातें सुनना, सीखना उनसे। तो बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया। Thank you, Aunty. So viewers, I would definitely like to have your views on this episode. आज आत्मरश्मि आंटी से हम लोगों ने जो बातें की, मैं आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगी। आपको कैसा लगा इनके साथ बात करना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर कर सकती है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको वापस रीच आउट करेगी। यू कैन ऑलवेज रीच अस एट www.inthu.com। तो आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मैल उतर गई मेरी इतना मैं कह सकती हूँ। तो
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना टाइम दिया, इतना डिटेल वर्जन में समझाई चीजों को और इतना इजी करके समझाया। आपके एग्जाम्पल्स इतने रेलेवेंट थे कि हम अपनी रोज की लाइफ के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for coming to Enthusiastic platform. Thank you so much. So see you viewers once more. आपको एक नया Enthuttalk के साथ बहुत जल्दी मिलूंगी. So stay tuned. Thank you so much. Thank you, Andy.